नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईथर ड्रग हाइपोथेसिस। हमने लास्ट लेक्चर में एसटीआर पढ़ी थी, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वहां हमने ईथर का जिक्र किया था कि इस हाइपोथेसिस का हम यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली ईथर हाइपोथेसिस क्या होती है, उसको कई बार ईथर को जो है वो कई बार लुमिनिफेरस ईथर भी कहा जाता है। एग्जैक्टली लुमिनिफेरस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है, तो हमने लिखा है लाइट बियरिंग, यानी कि लाइट को रोकने वाला। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि कोई भी चीज रिलेटिव होती है तो ये था कि उन दो चीज के बीच में मीडियम क्या है। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो उसके लिए मीडियम क्या है, तो उस मीडियम का जो सहारा लिया गया वो ये कहा गया कि वो क्या है, वो ईथर है। तो एग्जैक्टली हम पहले ये पढ़ेंगे कि ईथर का यूज क्यों किया गया, ईथर की हाइपोथेसिस क्यों ली गई। तो देखो, ऑल वेव लाइक साउंड वेव, मैकेनिकल वेव यानी कि आपकी जो ध्वनि तरंगे हैं, आपकी जो मैकेनिकल वेव यांत्रिक जो तरंगे हैं आपकी, रिक्वायर्ड मीडियम, सबको एक मीडियम चाहिए किसके लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए। मीडियम चाहिए लाइक एयर, वाटर एंड फ्लूइड ईटीसी फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि साउंड वेव को और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए, एक स्थान से दूसरे जाने के लिए क्या चाहिए आपको, मीडियम चाहिए। और मीडियम क्या होगा, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो सिमिलर यही क्वेश्चन यहां पुट होता है कि व्हाट इज मीडियम फॉर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। यानी कि मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए जो मीडियम की आवश्यकता होती है, वो मीडियम एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो, इसके लिए कहा गया कि इसको एग्जांपल के तौर पर लिया गया, जैसे कि लाइट कम फ्रॉम सन टू अर्थ, यानी कि जो प्रकाश आता है सूर्य से पृथ्वी तक अपने, देन व्हाट इज द मीडियम फॉर लाइट प्रोपगेशन, यानी कि व्हाट इज द फील्ड इन स्पेस, यानी कि जो स्पेस, जो खाली स्थान आपके सूर्य और जो अर्थ के बीच में है, उस खाली स्थान में जो लाइट ट्रेवल कर रही है, तो उस खाली स्थान में क्या है, उस खाली स्थान में क्या भरा हुआ है, यानी कि व्हाट इज फील्ड इन स्पेस। तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर दिया गया वो क्या दिया गया कि the physicists postulate the existence of a hypothetical medium, यानी कि उन्होंने कहा कि सन और अर्थ के बीच में जहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वो मीडियम जो है वो हाइपोथेटिकली माना गया, एक अवधारणा के तौर पे माना गया। हाइपोथेटिकल मीडियम प्रिवेडिंग ऑल स्पेस थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स आर ट्रांसमिटेड, यानी कि वो जगह जहां से लाइट ट्रांसमिटेड हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिट हो रही है, वो जो ऑल स्पेस यानी कि उस स्पेस के अंदर है, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, इट इज ईथर। यानी कि वो ईथर है जो पूरे स्पेस के अंदर फिल किया गया या भरा हुआ है, जिसके अंदर लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। तो एग्जैक्टली ये तो एक हाइपोथेटिकल मान लिया गया कि वहां पर ईथर होगा, लेकिन क्या हुआ, एग्जैक्टली जो भी हम हाइपोथेटिकली लेते हैं वो हमारे सारे नियमों की करना चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए। तो यानी कि हमारी अब तक की हुई खोजों के अनुसार जो जो प्रॉपर्टीज इस ईथर की होनी चाहिए वो एग्जैक्टली अपन ने यहाँ मेंशन करी है। यानी कि ईथर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ईथर की क्या होनी चाहिए कि लाइट, यानी कि जो हमारा प्रकाश है, लाइट वेव आर ट्रांसफर इन नेचर, यानी कि लाइट वेव जो होती है वो हमेशा ट्रांसफर इन नेचर होती है, और साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूड इन नेचर होती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल विद एन एनॉर्मस स्पीड, और आपको पता है कि लाइट की स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू। तो इतनी स्पीड से लाइट जो ट्रेवल करती है, सो दैट ईथर मस्ट बी रिजिड मीडियम विथ ए लार्ज वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि उसके अकॉर्डिंग अगर लाइट इतनी तेज स्पीड से अगर मूव करती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जिस ईथर में वो प्रोपेगेट करेगी वो ईथर क्या होना चाहिए, बहुत ही रिजिड होना चाहिए। और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो उसका इलास्टिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। यहाँ इलास्टिक कांस्टेंट का मतलब है कि मान लिया कोई भी एक मीडियम है, जैसे मान लिया कोई भी एक गैस मान लेते हैं, उस गैस में से कोई भी एक बॉल पास होती है तो क्या होता है कि जब बॉल उस गैस में से पास हो जाती है तो थोड़ा सा एक एरिया बना के निकलती है। ठीक है, तो गैस क्या करती है, उससे बनाए हुए रीजन में वापस से फिल हो जाती है। ठीक है, और वापस वो पहले जैसे हो जाती है। ठीक है, तो यही कहा कि अगर ईथर मीडियम में से लाइट इतनी तेज स्पीड से निकलेगी तो क्या होगा, ईथर को मीडियम क्या करेगी, उस पार्टिकल्स को क्या करेगी, वो साइड में कर देगी। तो उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वापस वो क्या करे, अपने आप को रिस्टोर कर ले। वो होता है आपका लार्ज वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि इस प्रकार का नेचर होना चाहिए ईथर का हमारे। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल मेटेरियल बॉडीज कैन पास थ्रू ईथर, यानी कि उस ईथर में सारी बॉडीज पास हो जानी चाहिए, मतलब एवरीथिंग उसमें से निकलना चाहिए, वहां से ट्रांसमिट होना चाहिए। लाइट नहीं, सभी बॉडी ट्रांसमिट होनी जरूरी है विदाउट रेजिस्टेंस, और कोई भी रेजिस्टेंस के बिना, कोई बाधा के बिना होना चाहिए। ठीक है,
इफ ईथर रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन, अगर इन केस अगर ईथर ने किसी भी मेटेरियल बॉडी का अगर उन्होंने रेसिस्ट किया, उसको रोकने का प्रयास किया, तो क्या होगा, अर्थ मस्ट स्लो डाउन, यानी अगर वो अर्थ को रोकने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, अर्थ की स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। एंड फॉल इनटू सन, और अर्थ क्या हो जाएगी, सन के अंदर गिर जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ईथर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी मेटल बॉडी को रेसिस्ट नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो आपका, ईथर मस्ट बी स्टेशनरी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ईथर स्टेशनरी होना चाहिए, यानी कि वो मोशन करता हुआ नहीं होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। एंड ऑल बॉडीज मूव थ्रू दिस ह्यूज सी, और इस ह्यूज सी का मतलब बहुत बड़े समुद्र टाइप से इस ईथर में से ऑल बॉडीज क्या हो जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए, पास थ्रू हो जानी चाहिए। ड्यू टू ईथर स्टेशनरी, अगर ईथर स्टेशनरी माना जाए अगर, और हो स्टेशनरी अगर, तो फायदा क्या होगा देखो हमको, वी कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ईथर, यानी कि कोई भी चीज की हम जो वेलोसिटी है वो ईथर के स्टेशनरी, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, सारी की सारी वेलोसिटी हम रिलेटिवली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ईथर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इस ईथर का जो स्टेशनरी मानने का पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो था वी एज्यूमिंग ईथर हाइपोथेसिस एज ए फंडामेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि हमने ईथर को एग्जैक्टली ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जिसके सापेक्ष हम सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेंगे, जिसके सापेक्ष हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे, तो वो स्टेशनरी होना चाहिए और वो फंडामेंटल यानी कि इनिशियल, यही एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसके रेस्पेक्ट में सारी एक्टिविटी की जाएंगी। और ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि अगर फंडामेंटल फ्रेम ऑफ स्टेशनरी अगर हमें मिल जाता है तो न्यूटन के सारे लॉ क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, जिस टाइम पे इनकी खोज हो रखी थी ऑलरेडी। तो यानी ईथर की ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली थी, लेकिन प्रॉब्लम था कि ऐसे ईथर की खोज कैसे की जाए, ऐसे ईथर का पता कैसे लगाया जाए। तो देखो इन 1890 के अंदर माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि उन्होंने रिलेटिव टू ईथर, यानी कि ईथर के सापेक्ष से उन्होंने क्या किया, अर्थ की स्पीड को फाइंड आउट करने का ट्राई किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिजाइन किया। यानी कि ईथर की इतनी प्रॉपर्टी है अगर, तो ईथर के सापेक्ष जो है वो अर्थ की स्पीड क्या होगी, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। और इसके बारे में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि ईथर वो एग्जैक्टली क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, यानी कि ये अभी तक केवल क्या है, एक अवधारणा है। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये प्रूफ होती है या नहीं होती है, मिचेल से मॉर्कल ने उसको किस प्रकार परफॉर्म किया। थैंक यू।